हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। MCQ 3 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंडक्टिव रीजनिंग एंड द डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप पूरा पर पेपर में आता है क्वेश्चन आपको ऐसे बनाकर आना है थोड़ा। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और थोड़े डायग्राम्स भी बना सकते हो, मैं बताऊँगा कैसे कैसे आप उसको और ज़्यादा इंप्रेसिव कर सकते हो अपना आंसर को। देखो, इंडक्टिव की बात करते हैं पहले। हमें पता है कि कोई भी थ्योरी होती है, उसका जो निर्माण होता है, उसका फॉर्मेशन होता है कुछ प्रिंसिपल से होता है। अब लेते हैं हम बात, न्यूटन की बात करते हैं, लॉ ऑफ मोशन की, सॉरी लॉ ऑफ ग्रेविटी की। न्यूटन ने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि भाई उनके सर पे सेब गिरा, तो उन्होंने ये लगा यार सेब गिरते पेड़ से वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये चीज़ दिमाग में आई उनके, इट इज़ एन हाइपोथेसिस। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने चीज़ को ऑब्जर्व किया कि भाई चलो सेब तो गिरा, और भी चीज़ें, जो भी चीज़ें होती है सारी की सारी ज़मीन पे ही गिर रही है, छूटने के बाद कोई ऊपर नहीं जा रही। तो उन्होंने एक आइडिया जनरेट किया, उनको ये लगा कि हाँ इसका कारण ये हो सकता है। ये बिल्कुल 100% सही भी है, नहीं सही भी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। मैंने क्या बोला, हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, इसमें ढंग से समझ लीजिए। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आपके दिमाग में एक कारण आया, ये इसलिए हुआ होगा, इसलिए हुआ होगा। ये 100% सही नहीं है कि ये 100% की इसके कारण हुआ है या किसी और चीज़ के कारण हुआ है। ठीक है, जब ये हाइपोथेसिस 100% ट्रू हो जाता है तो हम इसको एक थ्योरी का नाम दे देते हैं। अब अगर समझो सेब को गिराया, ज़मीन पे गिरा, लेकिन मैंने किसी डब्बे को गिराया, वो ज़मीन पे नहीं गिरता, वो आसमान चला जाता, क्या ये थ्योरी बन पाती न्यूटन की? नहीं बन पाती, क्योंकि ये सब पे 100% अप्लाई नहीं हो रही ना। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है इसका। अब इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक फैक्ट को जनरल स्टेटमेंट बनाया जाता है। स्पेसिफिक फैक्ट क्या हुआ कि भाई मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि राम मोटल है, फिर मैंने बोला कि श्याम मोटल है। मैंने बोला कि देखो एक कमरे में 3 बंदे हैं। ठीक है, मैंने बोला कि तीनों का नाम है राम, श्याम और शुभम। मैंने तीनों को अलग अलग करके बोला कि ये सब मोटल है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑल मैन आर मोटल? इनसे ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, क्योंकि कहने का मतलब क्या है इसका कि हमने एक जनरल स्टेटमेंट बनाई पहले, सॉरी हमने एक स्पेसिफिक फैक्ट बनाया कि भाई राम मोटल है, फिर मैंने बोला कि श्याम मोटल है, फिर मैंने बोला कि शुभम मोटल है। इससे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई सारे के सारे आदमी ही मोटल हैं। ये एक जनरल स्पेसिफिक फैक्ट से जनरल स्टेटमेंट बनाई। अब मैंने बोला कि भाई सेब ज़मीन पे गिरता है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि भाई कागज़ गिरता है ज़मीन पे, फिर मैंने सब चीज़ों को देख लिया। मैंने कहा कि यार 100% ट्रू है ये मेरी हाइपोथेसिस। तो इसको मैंने एक जनरल स्टेटमेंट का नाम दे दिया, उसका नाम दे दिया लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये इसका उल्टा है, ये इंडक्टिव का उल्टा है। डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव में होता है जर्नल टू पर्टिकुलर। ठीक है, अब जर्नल टू प्रिंसिपल पर्टिकुलर, इसका ये जस्ट उल्टा है। आपको आप देखोगे जब कैसे आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, ऑल मैन आर मोर्टल। जब मैंने ये बोल दिया कि सारे के सारे आदमी ही मोर्टल हैं, तो उसमें राम आए, श्याम आए, शुभम आए, किसी का भी लड़के का नाम आए, सारे सारे मोर्टल है। अब मैंने बोल दिया कि सारी की सारी चीज़ ज़मीन पे गिरती है, इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब तो ये भी हुआ कि भाई इसमें सेब भी आ रहे हैं, अंगूर भी आ रहे हैं, एवरीथिंग विच यू सीन इन योर सराउंडिंग, सारे के सारे गिरते हैं। ठीक है, कोई भी इसमें वो नहीं है, सब कुछ सब गिरता है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक जर्नल चीज़ थी ना उसको तोड़ा। अब हमने ऊपर वाले में क्या किया, हमने एक स्पेसिफिक फैक्ट बताया कि भाई राम भी इमोर्टल है, श्याम भी इमोर्टल है, इमोर्टल है और शुभम भी इमोर्टल है। उसका मतलब सारे के सारे आदमी इमोर्टल है। ठीक है, और मैंने न्यूटन का लॉ का एग्जांपल लिया था, मैंने उसमें ये कहा था कि भाई सेब गिरता है, अंगूर गिरता है, सारी चीज़ें गिरती है, तो मैंने थ्योरी बना दी इसकी। अब इसने क्या करा, इसने थ्योरी कैसे बनाई, इसने कहा थ्योरी का इसने डिडक्टिव रीजनिंग में कहा कि सारी की सारी चीज़ें ज़मीन पे गिरती है, तो सारी के अंदर तो सब चीज़ें आ गई ना। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक था, मेरे को आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वाला एक चीज़ और बताने की ये बात है कि जो इंडक्टिव रीजनिंग है ना, इंडक्टिव रीजनिंग आपकी 100% ट्रू हो नहीं सकती, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर। आप इसके अंदर इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आप एक थ्योरी फॉर्म करने की प्रोग्रेस पे होते हो, थ्योरी फॉर्म नहीं होती इसमें,
थ्योरी थ्योरी बनाने के प्रोग्रेस पे होते हो आप। मैंने बोला इसके अंदर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पैटर्न देखा, मैंने हाइपोथेसिस करा, उसके बाद मेरा हाइपोथेसिस जब मेरा 100% ठीक होगा उसके बाद मैं थ्योरी बनाऊंगा। गलत भी हो सकता है, गलत हो गया तो मेरी इंडक्टिव रीजनिंग फेल हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। लेकिन जब मैं डिडक्टिव की बात करता हूँ ना, डिडक्टिव के अंदर थ्योरी मानी जाती है कि थ्योरी फॉर्म हो चुकी है। जब थ्योरी फॉर्म हो चुकी है तो मतलब कि ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल अप्लाइड है, ठीक है। तो ये 100% ट्रू होगी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।